में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इजराइल हमास संकट के फिर बढ़ने पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन बैठक पर संसद को दी जानकारी। कहा, स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही है योजना की रूपरेखा। ब्रिटेन, फ्रांस की ओर से पेश प्रस्ताव पर अब तक सहमति नहीं। इजराइल ने गाजा जाने वाली मानवीय आपूर्ति को किया बंद। हमास पर लगाया जमाखोरी का आरोप। कहा, उनके पास पर्याप्त भोजन। यूएन समेत अरब देशों ने की कड़ी निंदा। हाइफा में हुई चाकूबाजी, 1 मौत 4 घायल। आईएईए प्रमुख ने ईरान के साथ जल्द बातचीत शुरू करने पर दिया जोर। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में ईरान द्वारा समृद्ध यूरेनियम का भंडार तेजी से बढ़ाने का किया गया था दावा। जर्मनी के कार्निवल में सनकी चालक ने सड़क किनारे चलने वालों पर चढ़ाई कार, 1 की मौत, कई घायल। आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं, 3 महीने में यह तीसरी घटना। ऑस्कर अवार्ड 2025 में अनोरा का दबदबा, जीते 5 पुरस्कार। द ब्रूटलिस्ट को मिले 3 अवार्ड। एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर, जबकि मिकी मेडिसन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की तमाम कोशिशों के बीच विभिन्न घटनाक्रम शांति समझौते को लेकर अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच गर्मागर्म बहस देखी गई, तो वहीं यूरोपीय देशों ने अपनी बैठक कर यूक्रेन को और सहायता की घोषणा की। इस सब के बीच पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बातचीत पर कहीं न कहीं यूरोप और यूक्रेन की नाखुशी दिख रही है। यह रिपोर्ट देखिए। ओवल ऑफिस में यूक्रेन अमेरिका के बीच सार्वजनिक बहस ने न सिर्फ दुनिया को चौंकाया, बल्कि संघर्ष की दिशा और दशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के लिए ना कहकर अमेरिका ने सहयोगी देशों को कई संदेश दे दिए कि उसके बिना न तो जेलेंस्की एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, न ही यूरोपीय देश यूक्रेन की रक्षा करने में समर्थ हैं। हालांकि अमेरिकी झिड़की के बाद जेलेंस्की को कुछ राहत ब्रिटेन में आयोजित रक्षा सम्मेलन में मिली, जहां स्टारमर ने 14,000 करोड़ रुपए के कर्ज की घोषणा कर उन्हें फौरी राहत प्रदान की। ब्रिटेन के कर्ज से यूक्रेन अपने लिए 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। बैठक में यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद को अहम करार दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर बैठक में रणनीति भी बनाई गई, जिसे जल्द ही अमेरिका के सामने रखने की योजना है। ब्रिटेन ने अमेरिका को दशकों से भरोसेमंद साथी बताते हुए आगे भी मदद जारी रखने की उम्मीद जताई। हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन के मुताबिक ये योजना तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। शिखर सम्मेलन के दौरान 4 सूत्री योजना का खाका भी पेश किया गया, जिसके तहत यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखना और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना शामिल है। यूक्रेन को किसी भी शांति वार्ता का हिस्सा होना चाहिए और भविष्य में किसी तरह के हमले को रोकने के लिए यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन के दौरान यूक्रेन में आंशिक युद्ध विराम पर प्रस्ताव लाया गया, लेकिन योजना को हरी झंडी नहीं मिली। ल्यूक पोलार्ड के मुताबिक युद्ध विराम पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय सहयोगी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन में स्थायी और टिकाऊ शांति कैसे लाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है, जिसमें जमीनी लड़ाई शामिल नहीं होगी। बहरहाल रक्षा सम्मेलन के ठीक बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई। जेलेंस्की ने कहा कि व्हाइट हाउस में हुई बहस का अमेरिका या यूक्रेन को नहीं, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष में कीव अमेरिका की अहमियत को समझता है, इसलिए यूक्रेन शांति के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है।
बहरहाल क्रेमलिन ने ब्रिटेन के रक्षा सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूरोपीय देशों की मंशा सिर्फ संघर्ष को लंबा खींचने की है, जो निश्चित ही शांति योजना से संबंधित नहीं है, क्योंकि शांति के लिए रचनात्मक पहल की जरूरत होती है, जो जेलेंस्की के रुख से साबित नहीं होता। यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि अगर जब्त की हुई रूसी संपत्ति को यूक्रेन को सौंपने का प्रयास किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, पिछले 3-4 दिन में जो कुछ हुआ है, व्हाइट हाउस में क्या हुआ, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में वहां पर क्या हुआ, वो सब ने देखा। उसके बाद लंदन में एक बैठक होती है यूरोपीय देशों की, और वहां पर कहीं ना कहीं यूरोप को और मदद देने की बात होती है। इस सब के बीच क्या कुछ लगता है आपको, जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि एक उम्मीद जग रही थी कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अब खत्म हो जाएगा, ये जो कुछ हो रहा है इससे कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ये युद्ध और बढ़ सकता है। इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं, इस तरह की जो मदद दी जा रही है यूक्रेन को, या अमेरिका की ओर से जिस तरह से यूक्रेन के लिए रुख है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जोशी जी, मेरा मानना यह है कि हम एक बहुत बड़ा एक चरण देख रहे हैं इंटरनेशनल अलाइनमेंट्स के अंदर। अभी तक ट्रांस अटलांटिक अलायंस जिसको कहते थे अमेरिका और यूरोप के बीच में, उसमें काफी दरार आ रही है ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक तरह कंटिन्यूएशन में देखें तो जो जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रम्प या वाइस प्रेसिडेंट वांस के बीच हुआ, वो एक बड़ा इमेच्योर डिस्प्ले था। ये इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं वो बिहाइंड द कॉरिडोर डिसाइड होते हैं। ये पब्लिक स्पेड नहीं हो सकती है, खासतौर से जब यूक्रेन पूरी तरह अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसका खामियाना मैं समझता हूँ उनको भुगतना पड़ेगा, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है। तो अमेरिका अब इसमें आगे बढ़ने वाला नहीं है किसी भी तरह से, जब तक कि यूक्रेन पूरी तरह से चेंज अप्रोच लेकर के नहीं आता है। इस बीच में हमने देखा है कि देखिए जर्मनी में एक नए इलेक्शन हुए हैं, नया तरह का प्रेसिडेंट है वहाँ पर, और फ्रांस और यूके के जो हैं देश जो यूरोप को लीड करते हैं, उन्होंने अपना एक अलग से नजरिया बनाया कि हमें यूरोप को स्ट्रॉन्ग करना है। और यूरोप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके इस वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि किस तरह से यूक्रेन को भी, क्योंकि यूक्रेन भी यूरोपियन कंट्री है, वैसे तो रशिया भी एक अपने आप को यूरोपियन कंट्री मानता और है भी यूरेशियन कंट्री। तो अमेरिका इस वक्त चाहता है कि किसी तरह से युद्ध हो, खत्म हो, और इसके लिए उनका पहले से चला आ रहा है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो लगातार उसको सपोर्ट करना चाहते हैं और किस मुद्दों पर हो। लेकिन अभी मुझे लगता है जिस तरह के डिस्कशंस हुए हैं और अभी आगे ब्रसेल्स में भी होंगे कि अमेरिकन सपोर्ट के बिना या इन्वॉल्वमेंट के बिना यूक्रेन की ना रक्षा हो सकती है, ना ही कुछ आगे बात बढ़ सकती है। सीज फायर के लिए मुझे लगता है कि सब कंट्रीज अब तैयार होंगे धीरे धीरे, और एक तरह से ये होगा कि यूरोपियन कंट्रीज बोलेंगे कि हम अगर आगे कोई झगड़ा होता है तो यूरोपियन कंट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की क्षमता रखने चाहते हैं। अमेरिका उसमें मैं नहीं समझता कि एक तरह अगर आर्बिटर होगा तो वो ये बात को आगे बढ़ाएगा। उसने पहले अनिल जी, सबके बीच एक सवाल ये भी उठता है कि जो अमेरिका का रवैया है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप अभी हाल ही में जीत कर आए हैं, उन्होंने अपने लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने हैं, तो इंटरनेशनल पोलाइटी से ज्यादा कहीं ना कहीं घरेलू राजनीति हावी नहीं हो रही है इस पर? देखिए, अब प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से, मैं जहां तक समझता हूं कि वो युद्ध के खिलाफ है। बिजनेसमैन है, उनका ट्रांजैक्शन और डील मेकिंग उनका एक हॉबी भी है और एक प्रैक्टिस, उनके एक्सपर्टीज भी है। तो ये तो एक अच्छी बात है, अगर कोई युद्धों को रोकना चाहता हो तो वो जरूर इस बात में प्रेसिडेंट ट्रंप की आपको मानना पड़ेगा कि वो युद्ध के खिलाफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन वो दूसरी तरह से जैसे ट्रेड, टैरिफ्स, ये सारी चीजें लगा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डोमेस्टिक तो है ये नेचुरली, क्योंकि उससे पहले से भी वो, और अमेरिका भी तो सफर कर रहा है, सारी दुनिया सफर कर रही है इस वॉर के थ्रू। ये खाली अकेले रूस या यूक्रेन ही नहीं सफर कर रहा है, दूसरे सारी दुनिया सफर कर रही है इस चीज से। तो वार, युद्ध को कभी ना कभी तो रोकना है। उसको रोकने के लिए कोई ताकत ऐसी बड़ी चाहिए जिसकी गारंटीज हो। आपको याद होगा रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट बाइडेन से कहा था कि हमें आप एक गारंटी दीजिए कि ये नेटो में जेलेंस्की नहीं शामिल होंगे, यूक्रेन नहीं शामिल होगा। उन्होंने वो सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी, तो युद्ध हम देख रहे हैं आज की डेट में। अब अगर किसी तरह से सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन मांगता है
और उसको यूरोपियन कंट्रीज देते हैं और रशिया एग्री कर जाता है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें इतनी समस्या आएगी। लेकिन अमेरिका इस वक्त में अगर अपना हाथ खींच लेता है तो बाकी सारे देश जो हैं वो मजबूर हैं इस बात के लिए कि किसी न किसी तरह की सीज फायर होगी। आने वाले दिनों में क्या कुछ होते हुए आप देखते हैं, क्योंकि एक तरफ तैयारी चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात करवाने की, उसकी व्यवस्थाएं इस वक्त पे की जा रही हैं। दूसरी तरफ एक ये जो खनिज डील है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें, और ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो तैयार हैं खनिज डील करने के लिए। हालांकि उनका भी उसमें कुछ पक्ष है और शायद वो पक्ष अभी पूरा नहीं हुआ इस बार और वो उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में किस ओर जाता हुआ देखते हैं आप? देखिए, जहां तक खनिज डील की बात है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाहते थे, उसको एक तरह के बताना चाहते थे कि भाई हमने इतना खर्चा किया है तो हमें उसका कुछ फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि उनका ये भी कहना है कि अब हम जब अगली सरकार आएगी उसी के साथ में हम खनिज डील साइन करेंगे। तो मुझे ये भी एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कहा है कि भाई ही इज नॉट इलेक्टेड, तो ये बात भी एक बड़ा इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की पर्सनल फैक्टर में एक लीडर होने की वजह से उनकी पोजीशन भी थोड़ी खतरे में है इस वक्त में। दूसरी बात, जहां तक मैं समझता हूं कि अब यूरोपियंस के साथ फिर कंसल्टेशन होगा। आप देखेंगे कुछ आएंगे, वो प्रेजेंट करेंगे जो इनके प्रपोजल्स हैं। हालांकि अभी तो खुद ही एग्री नहीं कर पाए हैं, यूरोप खुद एक पेज पे नहीं है पूरी तरह से, ना ही वो इतने में सक्षम है कि पूरी तरह लड़ाई लड़ सके। तो मैं समझता हूं कि अभी थोड़े दिन और हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस तरह से आगे बात बढ़ती है। अंतिम सवाल सर, संक्षेप में बताइएगा, व्लादिमीर पुतिन के लिए ये सिचुएशन क्या विन विन की सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन है जो अभी क्रिएट हुई है? देखिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए विन विन की सिर्फ इसलिए है खास तौर से कि रशिया और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो अब सुधर रहे हैं। अगर चाहे ये डील हो या ना हो, सीज फायर हो या ना हो, अमेरिका और रशिया के संबंध सुधरने शुरू हो गए हैं। उनकी एम्बेसीज दोबारा से पूरी तरह रीओपन हो रही हैं, आगे से ट्रेड और इनवाइट किया है उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को। तो अगर वो सब खुल जाता है और जो सैंक्शंस इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं रशिया के ऊपर में वो खुल जाती, तो रशिया के लिए तो ठीक है। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। बनर्जी दा, क्यों नाचो दादा? सर, मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेहता जी, કેમ છો? अरे मजाમાં છું મોટા ભાઈ, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारा है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दूसरी बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण खत्म हो गया, लेकिन दूसरे चरण की बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इजराइल की ओर से एक अस्थायी संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन हमास को यह स्वीकार नहीं है। इस सब के बीच एक बार फिर गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान का खतरा मंडरा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण में जहां इजरायली बंधकों के साथ फलस्तीनी कैदियों की रिहाई संभव हो पाई, वहीं दोनों पक्षों ने धमकियों के सहारे एक दूसरे पर दबाव बनाने की भी कोशिश की है। संघर्ष विराम का पहला चरण शनिवार को खत्म हो गया, लेकिन दूसरे चरण की बातचीत अब तक नहीं शुरू हो पाई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने रमजान और पास ओवर के दौरान गाजा में अस्थायी संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया है। इजराइल ने भी इस पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन हमास ने इसे खारिज कर दिया है। प्रस्ताव के तहत अस्थायी युद्ध विराम के पहले दिन गाजा में बंधक बनाए गए आधे लोगों को रिहा करने की बात कही गई है, जिनमें जीवित और मृत दोनों शामिल होंगे। बाकी बचे बंधकों को स्थायी युद्ध विराम समझौते के बाद छोड़ा जाएगा।
इजराइल सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला बातचीत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इजराइल ने कहा है कि अगर हमास इस पेशकश पर सहमत होता है तो वो संघर्ष विराम पर बातचीत तुरंत शुरू कर देगा। साथ ही ये भी कहा है कि 42 दिन के अंदर अगर वार्ता कारगर नहीं रहती है, सैन्य अभियान फिर से शुरू किया जा सकता है। हालांकि हमास ने संघर्ष विराम के पहले चरण के विस्तार से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि पूर्व में हुए समझौते की शर्तों का पालन किया जाए। हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए इजराइल ने गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति रोक दी। हमास ने इजराइल पर समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि सहायता बंद करने का उसका फैसला जबरन वसूली का घटिया हथकंडा, युद्ध अपराध और संघर्ष विराम समझौते पर हमला है। दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होनी बाकी है, जिसमें इजराइल द्वारा अपनी सेना वापस बुलाने और स्थायी युद्ध विराम के बदले में हमास दर्जनों शेष बंधकों को रिहा करेगा। गाजा में सहायता आपूर्ति को बंद किए जाने पर अरब देशों ने इसकी निंदा की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र इजराइल के इस कदम को खतरनाक करार देते हुए आपूर्ति को तुरंत बहाल किए जाने की मांग कर रहा है। उधर मंगलवार को गाजा पर आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। बैठक में गाजा के पुनर्निर्माण पर मिस्र द्वारा तैयार की गई योजना को पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच इजराइल के शहर हाइफा में चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। अनिल कुमार त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अनिल जी, अगर ये पश्चिम एशिया का जो संकट है इजराइल और गाजा हमास के बीच का, उस संकट की अगर हम बात करें तो पहले चरण का जो युद्ध विराम का पहला चरण था वो खत्म हो गया है, दूसरे चरण की बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और ये कितनी चिंताजनक है? देखिए, स्थिति तो चिंताजनक है। सब लोगों ने 19 जनवरी को जो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था, जो 3 फेज में था, उसको सबने सराहा है, भारत ने भी कहा है। लेकिन हमेशा से सबको शक था कि जैसे पहले भी हमेशा एक गोल पोस्ट चेंज करते रहे दोनों साइड्स, वो इस बार भी होगा। तो वही दिख भी रहा है। देखिए, अब एक जो कितना भी कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में एक फर्स्ट फेज जो है पूरी हो गई और उसमें एक्सचेंजेस भी हुए हैं और दोनों प्रिजनर हॉस्टेजेस के आपूर्ति भी जा रही है, नीचे सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद में जो नया एक प्लान बना वो ये कि विटकॉफ जो है, स्टीव विटकॉफ जो मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं, उनका ये प्लान है कि जो इस वक्त रमजान का पीरियड चल रहा है और पास ओवर, तो तब तक के लिए इसको एक्सटेंड किया जाए पहले फेज को। तो हमास का मानना ये है कि भाई जब हमने एग्री किया है कि 3 फेज का होगा तो सेकेंड फेज का डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेकेंड फेज का डिस्कशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त में, वो आगे से जो इजराइल को खाली करके जाना है या वहाँ पर किस तरह आगे बात बढ़ेगी, तो तीसरे फेज में जाकर के रिकंस्ट्रक्शन शुरू होना, तो वो सब सारी बातें जो है बढ़ ही नहीं सकती हैं। इसका मतलब है कि 42 दिन के लिए आपने और आगे इसी स्थिति को बढ़ा दिया और उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोनों तरफ से, एक तरफ से हमास जो है वो हॉस्टेजेस को छोड़े और दूसरी तरफ, तो इसीलिए ये बात अभी नहीं चल रही है, क्योंकि क्लैरिटी इस बात में बिल्कुल नहीं है। उनका मानना यह है कि कोई भी गारंटीज जो है, एक तरह से बात वही हो गई कि आगे सीज फायर की या डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की कैसे आगे बात बढ़ेगी, इसको अगर आप एक्सटेंड करते तो ये तो उनका है। दूसरी तरफ रही इजराइल की बात, तो इजराइल का मानना है कि वो भी इनको एक्यूज करते हैं हमास को कि ये बार बार जो है फिर से अपने आप को बढ़ा रहे हैं, जितना टाइम उनको मिल रहा है उतने में खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की स्ट्रेटजी हर तरह से यही है, किसी तरह से हमास को इतना या तो खत्म कर दिया जाए पूरी तरह से या बिल्कुल इस तरह से इनइफेक्टिव कर दिया जाए। तो वो एक सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए खतरनाक है क्योंकि कभी भी इस तरह युद्ध छिड़ सकता है। और अगर दोनों पक्षों का रुख इसी तरह का रुख रहता है दोनों पक्षों का, तो क्या इजराइल एक बार फिर गाजा के अंदर में अपना सैन्य अभियान शुरू कर सकता है? हाँ, देखिए, अगर युद्ध होता है तो इजराइल पूरी तरह ऑल आउट ही जाता है हर बार। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर उनको अभी अपने अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव करना है, जैसे मान लीजिए गाजा को पूरी तरह कंट्रोल में करना हो, या उनको वहां पे जो हमास के लीडर बचे खुचे हैं उनको भी खत्म करना हो, या जो भी उनका ऑब्जेक्टिव रहा होगा, क्योंकि शांति और सुरक्षा तो हो नहीं सकती, ना इजराइल की हो सकती है जब तक कि पैलेस्टाइन का इशू सॉल्व नहीं होता है। ये चाहे इस वक्त सीज फायर हो जाए, लेकिन पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि मेन मुद्दा जो है उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा है कोई। इस वक्त खाली इंटरनेम सीज फायर्स हो रही हैं, एक्सचेंजेस हो रहे, हॉस्टेजेस छोड़ दो, प्रिजनर एक्सचेंज कर दो,
तो मेन मुद्दे के ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये एक समस्या जो है, जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि बार बार इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और इनसिक्योरिटी बढ़ती रहेगी। अनिल जी, सबके बीच एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि वहाँ पर अरब देशों की एक बैठक होने वाली है। जो ट्रंप का रिवियरा प्लान था, उस प्लान का कोई विकल्प ढूंढने के लिए, तो उसमें कहा यह जा रहा है कि इजिप्ट का जो प्लान है उसको वहाँ पर रखा जाएगा। और इजिप्ट का प्लान अभी तक जो मीडिया में सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमास को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा और वहाँ पर अरब देश और पश्चिमी देश मिलकर वहाँ पर अपना नियंत्रण करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई वहाँ पर होगी। तो इस तरह का अगर प्लान आता है तो क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, प्लान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा 3 लोगों को। एक तो हमास को मानना पड़ेगा, और हमास इजिप्ट के प्लान के फेवर में है, जिसको कहते हैं सोशल कमिटीज। एक तरह से कोई पावर वैसे नहीं होगा कोई, लेकिन अरब कंट्रीज का उसमें सुपरविजन रहेगा पूरा, ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जो कि इजराइल के खिलाफ हो या टेरर अटैक दोबारा से हो। तो दूसरा चीज है, इजराइल को एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल पीएलओ का भी नहीं चाहता। ये नहीं चाहता है कि जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है वो भी वहां कंट्रोल करे। तो ना वो हमास को चाहते हैं, ना वो पैलेस्टीन अथॉरिटी को चाहते हैं वहां पर। तो लेकिन हमास और पैलेस्टीन अथॉरिटी ये नहीं चाहते हैं कि कोई पैलेस्टीन का रोल ही ना हो, मतलब बाहर के मुल्क आकर के लग जाए। तो इसलिए अगर ये एग्री भी कर जाते हैं, तो जब तक आप वहाँ के लोकल लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, हमास को हटा भी दीजिए, तो किसी तरह से एक पैलेस्टीनियन रोल उसके अंदर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देखिए, पहली मीटिंग हुई उसमें प्रेसिडेंट अब्बास को तो बुलाया नहीं गया गाजा के, तो इसमें भी एक बड़ा होल है। तो मानने की बात यह है कि कौन कौन उसको मानेगा, लेकिन चूंकि अभी हमास के ऊपर कतार का और इजिप्ट का काफ़ी कंट्रोल भी है एक तरह से, और दबदबा भी है, तो हो सकता है कि वो हमास को तैयार कर लें इसमें। और हमास ने कहा भी है कि जो इजिप्ट का प्लान है वो काफ़ी हद तक उनको एक्सेप्टेबल है, प्रोवाइडेड वहाँ सीज फायर हो और इजराइल पूरी तरह से बाहर इजरायली फोर्सेस चली जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, कल पता लगेगा किस तरह से होता है। अनिल जी, एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि हमास को हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से हमास की जो भाषा है वो काफ़ी कड़ी हो गई है। तो इतने दिनों का जो वक्त मिला था, कहीं हमास को रीग्रुपिंग का फ़ायदा तो नहीं मिला है इस वक्त पे? नहीं, बिल्कुल वो तो करते रहेंगे। देखिए, उन हमास का जो अप्रोच है वो सीधा है कि वो इजराइल को एक स्टेट के रूप में नहीं मानते, उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज नहीं करते, वो ख़त्म करना चाहते हैं इजराइल को। तो यही एक इजराइल के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर हमास के साथ, जहाँ तक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि वो हर तरह से, क्योंकि जितने भी इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनका बड़ा एक ग्लोबल सिंडिकेट होता है, तो कहीं ना कहीं से वो अपने आर्म्स एम्युनिशन, अपना सपोर्ट, ये सब मिल जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद एक बड़ी बात ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा तो ये है कि पैलेस्टीन एक स्टेट है और वो आज तक नहीं बन पाई है। तो इसीलिए वो उसके खिलाफ, उसके चारों तरफ घूम करके अपने लिए सपोर्ट को पैदा कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम ही हैं जो आपको बचा रहे हैं, आज तक स्टेट के नाम पे लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, और उसके लिए मैं सोचता हूँ, जैसा भारत कहता है कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और दोनों तरह के, दोनों के बीच मुलाकात हो, पैलेस्टाइन के बीच में भी, और जो मुल्क है इस कंडीशन में फैसिलिटेट करने के, और अमेरिका खास तौर से, तो उनको अपना पूरा रोल निभाना चाहिए, ताकि एक तरह शांति और व्यवस्था वहाँ बने किसी तरह की। यानी कि आप आशा कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन में कुछ बातचीत होगी, जो दूसरा चरण है वो कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है? देखिए, आशा तो जरूर है, लेकिन जिस तरह के इनका ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइड्स के बीच में, और जिस तरह के एक दूसरे के खिलाफत पूरी तरह से है, तो उसमें ये चीज एक बड़ी नाजुक स्थिति में है, कभी भी टूट सकती है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही विषयों पर अपना काफ़ी महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखाम क्रॉसिंग को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान की ओर से यहां नई सीमा चौकी बनाने के कारण तनाव शुरू हुआ। इस कारण दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच सीमा पर झड़प हुई। दावा किया गया है कि अफगान बलों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए गोलीबारी शुरू की, जिसका पाकिस्तान की ओर से जवाब दिया गया। इसके बाद से दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। क्रॉसिंग 11 दिन से बंद है। यह क्रॉसिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार एवं यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है।
ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी के नेता क्रिश्चियन स्टॉकर ने सोमवार को चांसलर के रूप में शपथ ली। 3 पार्टियों के गठजोड़ से बनी इस सरकार में ओवीपी आंतरिक और रक्षा मंत्रालयों का नेतृत्व करेगा, जबकि सोशल डेमोक्रेट वित्त और न्याय को नियंत्रित करेंगी और लिबरल नेओस विदेश मंत्रालय चलाएंगी। जापान में ओफनाटो शहर के पास लगी जंगल की आग ने करीब 2100 हेक्टेयर क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया है। करीब 2000 अग्निशामक 3 दशकों में जापान की सबसे बड़ी जंगल की आग से जूझ रहे हैं। लोगों को सुरक्षित निकासी के लिए तैयार रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने फंडिंग की कमी के कारण अपने दक्षिणी अफ्रीकी ब्यूरो को बंद कर दिया है। WFP के करीब आधा अनुदान अमेरिका से मिलता है, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इस अनुदान में भारी कटौती हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति के रणनीतिक और विदेश नीति सलाहकार और पश्चिम के साथ वार्ता की वकालत करने वाले प्रमुख व्यक्ति मोहम्मद जवाद जरीफ ने कट्टरपंथी विरोधियों के कड़े विरोध के बीच एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईरान की संसद ने देश के वित्त मंत्री अब्दोलनसर हेमती को अर्थव्यवस्था के खराब प्रबंधन और राष्ट्रीय मुद्रा में गिरावट की वजह से पद से हटा दिया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वे दवा और आवास जैसी बुनियादी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को रोकने में असफल रहे हैं। 97वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड फिल्म अनोरा ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। अनोरा ने सबसे ज्यादा 5 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। फिल्म ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट एक्ट्रेस जैसी अहम कैटेगरीज में अवार्ड अपने नाम किए।